हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सभी अच्छे से? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो वर्तमान साझेदार हैं उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव कैसे आता है, लाभ हानि अनुपात में कैसे बदलाव आता है, वो इसमें हम सीखेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, और उसके बाद गुडविल क्या होती है, गुडविल के मेथड कौन कौन से हैं, और उसमें से पहला मेथड होगा जिसे एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। वहां तक हम आज के टॉपिक में वो कवर करेंगे। तो चलें करें स्टार्ट। बच्चों, आपको जो चीज सिखाई जाए आप उसी पर ध्यान दें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको फिलहाल ना दें। इसका कारण बताता हूं। आप इस वक्त तो मैं ये लाइन पढ़ा रहा हूं और आपकी नजर इधर चल रही है, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। बाद में भी तो मैंने आना है यहीं पर। ऐसा तो है नहीं जब बोर्ड पे लिखा है कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। इसलिए पढ़ने में ये ध्यान रखें, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें पहले से लिखना पड़ता है, वरना बाद बाद इसको हटा मिटाना पड़े तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो आप इसे देखिए मत, इसीलिए मैं आपको उंगली या डंडे के सहारे से, स्टिक के सहारे से बताता रहता हूँ कि यहाँ पर ये है। ठीक है, तो चलिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये चैप्टर का नाम है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग माने जो वर्तमान में है, वर्तमान साझेदारों के विभाजन अनुपात में बदलाव कैसे होता है। मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, 2 या 3 या 4 जो भी हैं, आपस में बदलाव कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का। पहले ये था, ये कर दिया, या किसी और वजह से भी होता है। तो आइए उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन। क्या है ये? पुनर्गठन, दोबारा से गठन करना। होता क्या है, पार्टनरशिप डीड पर आधारित होती है। जानते हो ना, साझेदारी संलेख पर आधारित है। जो उनके बीच में तय हुआ उसी हिसाब से तो चलेंगे, है कि नहीं भाई? अब हुआ क्या कि उस जो डीड बनाया है उसमें ही चेंज आ जाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे आ जाता है, ये कोई बात है? भाई चेंज तो आएगा ही। जब कभी कोई किसी की ड्यूटी में बदलाव आ जाए, एक पार्टनर को ज्यादा काम करने को दे दिया गया है, वो कहता है जी मैं तो ज्यादा तभी करूंगा जब मुझे तनख्वाह दोगे। पहले तो मैं कर देता था खुशी खुशी, अब तो मेरे से नहीं होता इतना ज्यादा काम करना। तो देखिए बदलाव आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से पुनर्गठन की बात जब हम कह रहे हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि जैसे कोई रेशियो बदल देता है, कोई कुछ कर लेता है इस तरीके से। तो आइए, पुनर्गठन कब कब होता है, पहले हम पुनर्गठन समझते हैं। पहला तो यही है, पहला पुनर्गठन तो यही है, उसी को लिख दिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इससे एक बात तो जाहिर हो गई होगी कि हम पुनर्गठन के ये जो तरीके हैं उनमें से पहले तरीके का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक और पुनर्गठन का तरीका है उनकी रेशियो बदलना वगैरह, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, किसी नए साझेदार का व्यवसाय में आ जाना। जब कोई नया एडमिशन लेता है तो पहले एक रोटी थी, अब उस रोटी को मान लीजिए 2 व्यक्ति खाते थे, चाहे ऐसे चाहे कैसे भी खाते थे, कम ज्यादा लगा। एक और आ गया, एक और आने से 3 व्यक्तियों में बंटने लगेगा, चाहे किसी भी तरीके से बंटो। तो आपको नहीं लगता कि पुरानों में से या तो एक का हिस्सा कम हुआ है या दोनों का हिस्सा कम हुआ है? मानते हो ना? और कभी कभी तो और भी कुछ हो जाता है कि एक के चक्कर में एक और बढ़ जाता है। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं मैं। तो रेशियो तो बदली ना बेटा, हिस्सा तो बदला ना। तो ये भी तो पुनर्गठन हो गया, नहीं हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, किसी साझेदार की रिटायरमेंट। अगर कोई साझेदार रिटायर हो जाता है, जैसे बुजुर्ग होगा या वहां से शहर छोड़ के जाना चाहता है, तो यदि एक साझेदार चला जाए तो फिर वही बात है, एक जाएगा तो या तो एक का हिस्सा बढ़ेगा या दोनों का बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए ये भी पुनर्गठन हो गया। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, मृत्यु तो सेकंड का भी फर्क नहीं कर सकती,
भाई रिटायर वाले को तो थोड़ा सा रोक सकते हैं भाई साहब, 2 महीने और है, 2 महीने बाद रिटायर हो जाना, मान जाएगा। एडमिशन वाले को रोक सकते हैं, आप 2 महीने बाद आ जाना, लेकिन डेथ वाले को कैसे रोकोगे कि 2 दिन बाद मर जाना, वो तो डेथ है। इसलिए फिर भी ये भी तब भी बदलाव आता है। और एक है अमलगमेशन, अमलगमेशन, ठीक है, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, दो साझेदारी संस्थाओं का संविलयन। दो संस्थाएं, दो पार्टनरशिप काम कर रही थी शहर के बीच में। एक दिन दोनों बैठे इकट्ठे और चाय पीते पीते गपशप मारते हुए बोले, यार मुझे भी कम रेट रखना पड़ता है, आपको भी कम रखना पड़ता है। एक ट्रक में माल लाता हूँ, लेकिन उसमें से आधे पौना ट्रक भर के आता है, 3/4 आता है, 75%, बाकी 25% खाली आता है। दूसरा कहता है, यार मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम एक ही बिजनेस बना लें, ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ये जो माल खरीदने का हम ज्यादा माल खरीद पाएंगे, इस तरीके से जो भी है। तो ये संविलियन होता है जब दो संस्थाओं का, दो कंपनियां भी जुड़ सकती हैं, दो पार्टनरशिप भी जुड़ सकती हैं, तो इनको संविलियन कहते हैं। तो यदि दो पार्टनरशिप जुड़ जाएंगी तो देखिए, पहले दो पार्टनर इधर थे, दो इधर थे, तो अब चारों इकट्ठे हो जाएंगे तो रेशियो बदलेगी कि नहीं बेटा, आई ना। तो ये संविलियन है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका हमारे पास पुनर्गठन किस किस प्रकार से हो रहा है। तो अब हम इनमें से पहले पुनर्गठन को करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारा टॉपिक चलेगा पहले वाले पे। ये तो सिर्फ एक दी थी, हालांकि इसमें से लास्ट वाला छोड़कर और बाकी सारे तो आपको इसी +2 में ही करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब आपको इसी आगे एक एक चैप्टर बढ़ता जाएगा और उसमें करवाएंगे। सो अब हम चलते हैं। ये आप मान गए कि यदि दो पार्टनर हैं ए और बी और उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का फैसला कर लिया, इसको कहेंगे ओल्ड रेशियो। क्या कहेंगे? ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। और जो नया तय करा उसका क्या नाम होगा भाई? न्यू रेशियो। क्या होगा? न्यू रेशियो। अब इसमें जो है, जब पुरानी रेशो से नई रेशो में आओगे, पहले भी दो व्यक्ति थे, मैं पहले 2-1 का मतलब ये समझ लो, 2-1 क्या होता है। चलिए अब करते हैं। कोई एक चीज है, ये टोटल 1 है, ठीक है जी, ये टोटल क्या है? 1। इसके 2-1 में बांटते हैं, यानी 2-1 का टोटल कितना होता है? 3। तो इसके 3 बराबर टुकड़े करो। एक टुकड़ा ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे करके ये 3 टुकड़े हो गए। समझ लो, ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं और कई बार अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्या है बच्चे? 2-1, तो 2-1 का टोटल करा 3। मैंने कोई एक वस्तु है, उसके 3 टुकड़े बराबर कर दिए, टुकड़े बराबर होने चाहिए, और उसमें से 2 छांट लो, ये रहे 2, तो इसको मैं पक्की लाइन बना दूं। अब ये 2 हो गए, ये तो हो गया आपका ए का हिस्सा, ठीक है। और बच गया 1, ये बच गया बी का हिस्सा। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक कितना था? ये 1 टोटल 1 माना जाता है बेटे, टोटल 1, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये 1, ये 1, ये उसी 1 में से तो लेंगे सारे। तो बेटे बी को कितना मिला? ए को कितना मिला बेटे? ए को मिला 2/3 और इसको मिला 1/3, और ये है ओल्ड रेशियो। में ओल्ड रेशियो को OR लिख दूं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। OR, ओल्ड रेशियो बोलूंगा, ओल्ड रेशियो, OR नहीं बोलूंगा। क्या ये क्लियर हुआ? 2-1 में बांटते थे, अब इसी को मैं न्यू रेशियो में बदल रहा हूं। न्यू रेशियो में बदल रहा, दोनों बराबर बांटेंगे। तो आप कितने टुकड़े करो? जब 1 और 1 टोटल कितना हुआ? 2, तो इसके 2 बराबर टुकड़े करो, तो 2 बराबर टुकड़े यहां पर होंगे। अब ये ए का हो गया और ये बी का हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। एक बार गौर करो, 2/3 + 1/3 चेक करो, 2/3 + 1/3, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 से 3 डिवाइड 1 हो गया 1 टाइम, और 1 2 = 2, तो 2
प्लस 3 को 3 से डिवाइड करें 3 1 और 1 1 जा 1, तो ऐसे करके 3/3। याद आया? ये तो आपने 8th क्लास में सीख लिया था, 7th 8th में। 1 हो गया। 3/3 कितना होता है? 1। 3 1 जा 3 1 जा। इसको देखिए, ये तो वैसे भी याद है, इसको 1/2 को आधा भी तो बोलते हैं ना, आधा और आधा 1, ये तो सामान्य सी बात है, कोई भी जानता है। तो देखिए ये भी 1 हो गया, है कि नहीं? तो इससे मुझे समझ में आया कि ये टोटल 1 ही है। अगर 3 व्यक्ति हो जाए, एक और आ जाए, तब भी वो टोटल 1 होगा, एक चला जाए तब भी 1 होगा, रहना टोटल 1 है, पर उसमें किसका कितना हिस्सा है, और मैंने आपको इस हिस्सा भी करना सिखा दिया। अब देखिए बेटे, ऐसा करने से किसी का हिस्सा बढ़ गया, किसी का घट गया। जब 2 ही पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर, देखिए पहले ज्यादा, अगर मैं एक सीट कहूं, वो जो बस नहीं होती है, बस में 3 लोगों की बैठने की सीट होती है ना, उसमें एक आदमी तो बिल्कुल दुबक के बैठा है और एक यूं चौड़ा होके बैठा हुआ है, ठीक है। फिर इसने कहा भाई थोड़ा सरकना, आपने अकेले ने टिकट थोड़ा ले रखी है, तो अब जब ये सरका, देखिए ये इधर को सरक गया, ये यहां से यहां आ गया ना, ये यहां से यहां आ गया, तो ये बढ़ गया, है कि नहीं? तो इस तरीके से अब हम समझेंगे कि किसी को फायदा हुआ है, किसी को दिक्कत आई है। जो सिकड़ा हुआ था, हाँ अब आनंद आया, गर्मी में थोड़ा सा खुल के बैठा, और जो पहले खुला बैठा था, क्या यार ये ऐसे सवारी ने मेरे को तंग कर दिया, बोलते ना, पर किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ। तो अब ये देखना है किसको नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। सिर्फ नुकसान तो मुझे भी दिख रहा है, इसको नुकसान हुआ, फायदा मुझे भी दिख रहा है, पर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। यहां पर एक नई रेशियो आती है, एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? त्याग अनुपात। नाम से क्लियर हो रहा है, त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान। ये तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सैक्रिफाइस, बलिदान करना, त्याग करना। तो त्याग अनुपात, बताओ दिख रहा है दोनों में कौन त्याग कर रहा है? लग रहा है किसने त्याग करा है? जो पहले से यूं सिकड़ा हुआ था, या जो पहले से खुले में बैठा था, ए ने त्याग किया है। और दूसरी रेशियो होती है, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूं, और दूसरी रेशियो होती है गेनिंग। कौन सी? गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति, गेनिंग रेशियो, गेन करना, कमाना, प्राप्त करना। किसने गेन किया? आपको दिख भी रहा होगा, पहले बी पहले से ज्यादा चौड़ा हुआ, है ना, तो ये गेनिंग रेशियो होगी। चलिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है, कौन सी रेशो में से कौन सी घटाई जाए, त्याग किसने करा, आप बताओ। जिसके पास पहले जितना था, मेरी बात गौर करना, जिसके पास पहले जितना था उसको भविष्य में उससे कम मिले, कम, उसने त्याग किया, या जिसके पास पहले जितना था उसने भविष्य में उससे ज्यादा मिला उसे, तो उसने त्याग किया। सिंपल, जिसको आगे कम मिलेगा त्याग तो उसी ने करा। तो देखिए, त्याग अनुपात होता है कि पुरानी रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दो, न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और गेन करना उल्टा हो गया, जिसको पहले से ज्यादा मिले, तो इसका मतलब है जिसकी न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घट जाए, उसने गेन किया, ठीक है। चलिए देखें, इसमें पुरानी रेशियो क्या थी भाई, 2 1, इसका टोटल कितना हो जाता है 3,
और इसका टोटल कितना हो जाता है 2। ठीक है बेटे, 2 1, यानी पहले एज गेनिंग रेशियो, एज गेनिंग रेशियो ना, एज सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग लिखा ही है मैंने, एज, तो इसी से चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग। ए के पहले क्या अनुपात था, 2/3, 2/3 था ना, माइनस अब कितना हो गया उसका भविष्य में, ए का ही 1/2। भाई पहले तो था 2/3, अब कितना हो गया 1/2, 2/3 में से 1/2 घटाओ। अब क्योंकि जब दोनों के नीचे हर, जिसको डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, नीचे का हर होता है, ऊपर का अंश होता है, तो जब डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हो तो यहां पर हमें इन दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ता है, और 3 और 2 का लघुत्तम आएगा एलसीएम 6, और जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाय टाइम, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और बीच में माइनस का निशान तो है ही। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, और 3 1 जा 3, तो टोटल 4 में से 3 गए तो 1, और 1/6। तो बेटा ये आंसर आ गया आपका कि ए ने 1/6 त्याग करा है। ठीक है, बी का निकालू मैं, 20, बी की ओल्ड रेशियो क्या है 1/3, है कि नहीं, और उसमें से उसकी नई रेशियो क्या है 1/2, एलसीएम क्या आएगा 6, 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है 6 में कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 2 1 जा 2, माइनस 2 3 जा 3 1 जा 3, और ये क्या हुआ 2 में से -3 घटाने, 2 में से -3, तो ये तो -1 हो गया, और नीचे तो 6 का 6 रहेगा, तो -1/6। तो ये इसकी सैक्रिफाइस रेशियो है। तो ये तो सैक्रिफाइस नहीं हुआ, कितना त्याग करा, माइनस किया, माइनस माने वो तो त्याग ही नहीं करा, उल्टा हो गया। देखिए इसी को मैं यहां करूं तो न्यू रेशियो कितनी थी इसकी, बी की, ए की, फॉर बी 20, 1/2, माइनस बी की पुरानी रेशियो कितनी थी 1/3, एलसीएम 6, 2 3 जा -3 2 जा 2 1 जा 2, तो 1/6। ये एक ही चीज है बेटा। अगर इसे मैं सैक्रिफाइस कहूं तो फिर इसका मतलब है माइनस सैक्रिफाइस है, तो माइनस सैक्रिफाइस का मतलब गेन। ठीक है, तो असल में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बंदे ने त्याग करा है और इस बंदे ने गेन करा है। और एक और बात, जितना इसने त्याग करा है उतना ही इसने गेन किया, जितना इसने गेन किया उतना ही इन्होंने त्याग किया। ये तो 2 ही पार्टनर थे, 2 से अगर ज्यादा होते तो वहां भी कहानी ऐसी चलती। ठीक है, क्लियर, यहां पर स्लो समझाना जरूरी था। अब मैं चलता हूं, आपको मैंने सैक्रिफाइस रेशियो बता दी, गेनिंग रेशियो बता दी। अब इसको 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तब भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा व्यक्ति हो, एक एग्जांपल बना लेते हैं, ABC 3:2:1 रेशियो है, और 2:2:1 ये ओल्ड रेशियो है, और ये न्यू रेशियो है। ये समझ में आ जाएगा बेटे आपको, पर एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो, OLD, ओल्ड ऐसे करके। चले आगे, तो क्वेश्चन कहता है इनकी आप सैक्रिफाइस या गेनिंग निकालो। आप एक निकाल लो, जिसका प्लस आ गया वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर प्लस की जगह माइनस आ गया तो उसका वो गेन कर रहा है। देखिए ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, तो फॉर एज ए की क्या होगी, ए का पहले टोटल कितना बन रहा है इसका 6, और इसका टोटल कितना बन रहा है 5। तो ए का पुराना अनुपात क्या था 3/6, यही तो था। टोटल 6 में से उसे 3 पीस मिलते थे,
आ गया ना समझ में? पहले टोटल करके एक, उसके 6 बराबर पीस करो और उसमें से ए को कितने दे दो? 3 पीस, ये 3/6 हो गया। माइनस, अब भविष्य कितना मिलेगा? 2/5। 2/5 का मतलब क्या हुआ? टोटल एक, एक को बार बार याद रखना है, उस एक के 5 बराबर टुकड़े करो और 5 बराबर टुकड़े करके उसमें से 2 टुकड़े उठा लो, वो 2/5 है। तो 2/5। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो इसका एलसीएम 30 आएगा। 6 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 6 2 जा 12, 15 में से 12 गए 3/30। लो जी, ये इसने सैक्रिफाइस किया, त्याग करा। बी का सैक्रिफाइस देखें कितना है? बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/6 माइनस नई रेशो कितनी है? 2/5। एलसीएम 30, 6 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 5 6 जा 6 2 जा 12। अरे ये तो -2/30 आ गया। ये तो इसका मतलब त्याग नहीं है, ये तो गेन है, इट इज गेनिंग। सी का देखें, सी ने कितना किया? सी की पुराना रेशियो क्या है? 1/6 और भविष्य में कितना है? 1/5। एलसीएम क्या आएगा? 30। 6 5 जा 5 रहेगा, 5 6 जा, अरे -1/30, -1/30। इसने भी गेन करा, इसने भी फायदा उठाया, इसने भी फायदा उठाया, सिर्फ इसने नुकसान किया। लेकिन एक बात बताऊं, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब उतना ही आता है। जैसे 2 और 1, इन्होंने 2/30 और 1/30 दोनों ने किया तो टोटल 3/30 गेन किया, और इस बंदे ने कितना लूज किया? 3/30। तो आ गया। तो गेनिंग रेशो इसकी है और इन सॉरी सैक्रिफाइस रेशो, इसने त्याग किया है, इसकी सैक्रिफाइस आई और बाकी दोनों की गेनिंग आ गई। क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आ गई बात? तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। अभी हमने गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो सीख ली। अब हम करते हैं गुडविल क्या होती है। +1 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ख्याति, गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, एक संस्था की रेपुटेशन है। क्या काम आती है गुडविल? क्या काम आती है? लाभ को बढ़ाने में काम आती है। मुझे टीवी खरीदना था, बताओ ना कौन सी कंपनी का खरीदूं? क्लास में से आवाज उठेगी, फलानी कंपनी का, फलाना कंपनी का। जिसका नाम ज्यादा पॉपुलर होगा उसका नाम ज्यादा बच्चे बोलेंगे। यही तो गुडविल है, यही तो है गुडविल। और जिसके नाम को कोई बोलेगा ही नहीं, कम बोलेंगे, उसकी गुडविल कम है। अब ये होता कैसे है भाई? उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, अपना प्रचार करना पड़ता है, वस्तु की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है, विज्ञापन देना पड़ता है, और कई जगह तो सेवाएं भी करनी पड़ती हैं। तो चलो ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ये आपने +1 में काफी पढ़ा है। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल, पहले तो गुडविल कैलकुलेट क्यों करेंगे? होता क्या है, अभी हमने पीछे रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, 2 पार्टनर थे, रेशो बदल दी, पर रेशो बदलने से क्या उनका लाभ बदल गया कि नहीं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बदला कि नहीं बदला? पहले किसी को 30 मिलता था, 50 हो गया, किसी को 70 मिलता था, उसका 50 हो गया। तो बदला कि नहीं रेशो? तो बदल गया। तो बदल गया है, तो बात यह है कि जिसको फायदा हुआ उसकी तो ठीक है, जिसको घाटा हो गया और वो भी परमानेंट हो गया सारी उम्र के लिए। मैं 70% लेता था, एक नया मेरा साथी 30 लेता था, साथी बोला जी मुझे तो बराबर का हक दो जी, 50 दो। मैंने कहा चलो भाई ले, क्योंकि आप वास्तव में काम आप कर रहे हो तो लो। तो 50 जब मैं दे दूंगा तो एक दिन के लिए थोड़ा, हमेशा के लिए। तो बात यह है कि हमेशा के लिए जब मैं दूंगा तो मुझे भी तो कुछ मुआवजा चाहिए, कुछ क्षतिपूर्ति चाहिए, कुछ कंपनसेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे में क्या कहूंगा कि भाई कुछ तो मुझे दे यार, तसल्ली तो हो मुझे भी। तो वो मुझे कुछ पैसे देगा। अब वो कैलकुलेट कैसे होंगे, कितना हिसाब बनेगा? तो भाई ये तो बिजनेस की गुडविल पे बात है। जिस संस्था का नाम बहुत ज्यादा है उसमें ज्यादा मिलेगा, जिसका नाम नहीं है या कम है उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जब नाम ही नहीं है तो कौन फालतू दे, बोला तो इतने में तो मैं दूसरा उद्योग नहीं खोल लूंगा।
लेकिन जिसका नाम है तो वो जानता है कि नहीं भाई नया खोलूंगा तो बड़े कंपटीशन रहेगा, ये ठीक है। तो आइए बेटे, तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। कब कब करना पड़ता है? वो जो टॉपिक सारी बातें बताई थी, चाहे तो पार्टनर्स रेशियो बदल दें, कोई आया नहीं कोई गया नहीं तब भी गुडविल की जरूरत पड़ेगी उनको हिसाब किताब देने के लिए। उसके अलावा जो पहले के उनके संचित लाभ हैं, इकट्ठे कर रखे लाभ, उनको भी बांटना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल कैलकुलेट किस लिए करते हैं? गुडविल कैलकुलेट करते हैं अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए तो। वो कोई सा भी कारण होता है, वो जितने भी कारण थे उनमें से कोई सी भी कारण की वजह से गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के तरीके क्या है? तुम्हें पता है गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, अमूर्त है। मूर्त जिसकी शकल होती है, अमूर्त जिसकी शकल नहीं होती। टेंजिबल जो दिखाई देती है, मूर्त होती है, और इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती। मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखी होगी सभी ने, है ना? उसमें अनिल कपूर था, तो अनिल कपूर के पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो सामने वाले को दिखाई नहीं देता था, अमूर्त हो जाता था, दिखाई नहीं देता था। तो इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है। और कमाल तो ये है, जो कंपनियों की बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें गुडविल को सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई है बेटा। हाँ, गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जिसकी शकल नहीं, भाई एक चेयर है, चेयर की शकल है। अगर मैं झूठ बोलूंगा कि ये चेयर तो 1 लाख की है, दूसरा कहेगा कमाल कर रहे हो सर, 500 1000 रुपए में तो अच्छी से अच्छी चेयर आ जाती है, आप 1 लाख की कहां से कह रहे हो? कोई नहीं माने। लेकिन जिसकी शकल नहीं है, वो लाखों की भी, करोड़ों की भी हो सकती है और हजारों की भी हो सकती है। तो कोई तो बेस हो गुडविल निकालने का, यूं थोड़ा कि हवा में बात फैला दें। तो बेटा सवाल में आता है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसमें 3 मेथड्स है बेटे। वैसे तो और भी है लेकिन मेन 3 है ये। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो इन दोनों को हम आगे पढ़ाएंगे। एक लेक्चर में सारा कवर नहीं होगा, इसके लिए 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं। इसलिए अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पर आते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड यही आ गया ना दोबारा। इसका फार्मूला क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? एवरेज, क्या नाम है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? एक व्यक्ति 3 रोटी खाता है, एक 4 खाता है, एक 5 खाता है। तो एवरेज क्या हुआ? तीनों को जोड़ो 12 और इसको भाग कर दो, क्योंकि कितने आंकड़े हैं ये 3, तो 3 से भाग कर दो तो 4 एवरेज आ गया। यानी 4 4 4, तीनों के लिए यदि 4 रोटी के हिसाब से बनाई जाए तो देखिए ये 3 खाएगा, जबकि इसके बनी कितनी थी? 4। इसकी सरप्लस बच गई 1 रोटी, सरप्लस है। इसने 4 खानी थी और 4 ही इसके लिए बनी थी, तो इसका कुछ नहीं है। इसने 5 खाई है जबकि इसके लिए 4 बनी थी, तो इसके लिए 1 कम पड़ गई। तो वो इधर से इधर आ गई ना, यहां से यहां आ गई ना, कि भाई जो रोटी इसके पास फालतू थी ये एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये डेफिशिएंट, ये कमी थी, डेफिशिएंट थी, कमी थी, तो ये एक्स्ट्रा ये खा जाएगा, तो होगा ना बराबर। इसी तरह से तो बेटे वो ब्याह शादियों में जो हलवाई 2-200-2-2000 आदमियों का खाना बनाता है, और लगभग अच्छा हलवाई हो तो कम भी नहीं पड़ता, और कोई 10-20 आदमियों का 50 का बच जाए तो भलाई, पर 1000 आदमियों के खाने में 1000 आदमियों का खाना नहीं बचता कि 1000 खा भी जाए और 1000 का बच जाए। वो तो गलत एवरेज है, वो सब लगा लेते हैं। एक आदमी पेट में कितना डाल सकता है? भाई पेट तो हमारा ही है ना, इसमें रोटी डाल लो या सलाद डाल लो या रसगुल्ले डाल लो, गुलाब जामुन डाल लो, आजकल तो पानी भी आ रहा होगा मुंह में ये नाम सुन के, क्योंकि बहुत दिनों से हम भूल ही गए हैं कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे क्या होते थे, क्योंकि घर पर ही रहते हैं और घर का ही खाना, सादा भोजन खाते हैं। तो बेटे क्या होता है कि एक लिमिट होती है, एक आदमी की 200-300 ग्राम जो भी होती होगी, उसके हिसाब से वो देखते हैं कितने पकवान बन रहे हैं और उसके हिसाब से एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहां पर एवरेज यही करेंगे। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्रॉफिट ऑफ लास्ट ... ईयर्स, यानी जितने साल का कहे, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसको जोड़ दो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टोटल साल है उतनों से भाग कर दो।
अगर ऊपर 4 साल के आंकड़े हैं तो कितने से भाग करोगे? 4 से। 3 साल के आंकड़े हैं तो कितने से भाग करोगे? 3 से। अच्छा, 4 साल के आंकड़ों में 3 साल तो प्रॉफिट है, ओके, तीनों जोड़ दिए। 1 साल लॉस है, इसे घटाना पड़ेगा, जुड़ेगा तो नहीं ना? नहीं ना, क्योंकि लॉस है। अब कितने से डिवाइड करोगे? फिर से सुनो, 3 साल तो प्रॉफिट हुए, ठीक है, 1 साल का लॉस है वो घटा दिया, ओके, तो चारों साल का हिसाब कर लिया, लेकिन डिवाइड कितने से करोगे? डिवाइड आपको 4 से ही करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा? 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटे? तो ये हो गया आपका, यहां पर समझ में आ गया बेटे? तो ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, यानी इस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट ऑफ लास्ट सम ईयर्स, इस सारे को ना, इसको आप एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो। इसको अलग कर लो, यहां पे एवरेज प्रॉफिट रख दो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये नई चीज है आपके लिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऐसा होता क्या है, गुडविल भविष्य के काम आती है, भविष्य के लाभ के लिए। भाई जो कमा लिया हो तो कमा लिया, भविष्य में कमाएंगे। और जानते हो, जिसका नाम ज्यादा पॉपुलर होता है, जो ब्रांड ज्यादा पॉपुलर होता है, वही ज्यादा बिकता है, ये तो आप सभी जानते हैं ना, ठीक है? तो अब क्या है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में आप क्या करेंगे, ये आपको गिवन होगा फिलहाल +2 में, ये आपको गिवन होगा कि ऐसा औसत लाभ अगले कितने सालों तक कमाया जा सकता है। पक्का तो कोई भी नहीं कहता। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में सेंचुरी मारी, दूसरे में 80 रन बनाए, तीसरे में 110 बनाए, ऐसे करके बनाए, तो भाई उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि इन दिनों उसकी एवरेज क्या चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि ये एवरेज आगे भी बरकरार रहेगी। तो यही बात है कि आगे कितने साल तक चलने की संभावना है, ये एक गिवन पॉइंट होगा आपके लिए। वैसे तो कैलकुलेट ही किया जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं है +2 में, क्यों लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज कि ऐसा लाभ अगले 2, 3 या 4 साल तक कमाने की संभावना। तो जितने साल हो उससे गुना कर दीजिए, आपका ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा, ठीक है बेटे? ओके, चलिए अब आगे चलेंगे। तो बच्चों, अभी हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका मैंने फार्मूला लिखवा दिया। अब उसके बाद थोड़ा और समझना है, नोट करने वाली बात है। एवरेज प्रॉफिट की गणना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, असामान्य आय। पहले एबनॉर्मल इनकम बताता हूं क्या होता है। एक चाय वाला हर रोज मान लीजिए 200 कप चाय बेच देता है, ठीक है, 200 के, कभी 200, कभी 175, कभी 200, 250 हो गए, ऐसा चलता है। अचानक उसके पड़ोस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई स्कूल की बिल्डिंग या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग बन रही है, और वो बिल्डिंग लगभग 1 साल तक चली बनने में। 1 साल ही होता है लगभग पीरियड, तो 1 साल चली, और उस दौरान उसकी चाय की खपत दुगनी हो गई। जहां वो 200 कप बेचता था, वहां अब उसके 400 कप बिकने लगे। तो जो 200 कमाता था वो तो था नॉर्मल, और जो 200 कप उसकी एक्स्ट्रा बिक्री होने लगी, क्योंकि वो एक निश्चित समय तक ही होगी। जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद उसका काम वो लगभग बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत रह जाए भलाई, लेकिन वो बंद हो जाएगा, ठीक है? तो वो आय जो आज तो हो रही है, पर भविष्य में नहीं होगी, हमेशा नहीं होती रहेगी, ऐसी आय को भविष्य के लिए कैसे कैलकुलेट करें? तो उसको गुडविल कैलकुलेट, देखो आय तो आय है, आय तो आय है, इनकम तो इनकम है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल भविष्य के लिए होती है, तो उसके लिए बेटा ऐसी एबनॉर्मल इनकम को नहीं लेना। तो क्या करें? अगले ने तो ले रखी होगी, जब वो चाय वाले से पूछेंगे तूने इस साल कितने की कमाई करी, तो वो तो टोटल बताएगा, जी मैंने तो इतनी की कमाई की, मैंने तो 1 लाख रुपए की कमाई की। फिर हमने कहा 1 लाख में कोई ऐसी भी इनकम कर रखी है जो आगे नहीं होगी? कहता हाँ जी, एक फैक्ट, वो बिल्डिंग बन रही थी, उस दौरान मेरी दुगनी सेल हो गई थी। तो इसका मतलब है 50,000 रुपए की आपकी ऐसी आय है जो भविष्य में नहीं होगी। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए
उस साल की इनकम में से वो घटा दिया जाएगा जितनी उसकी एबनॉर्मल इनकम है। क्लियर हो गया क्यों घटाते हैं? क्योंकि भविष्य में इसका फायदा नहीं मिलना। दूसरा, असामान्य हानि एबनॉर्मल लॉस को संबंधित वर्ष के लाभों में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस भी होता है, ऐसा लॉस जो आज हो गया भविष्य में नहीं होगा। बेटे एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। पहले मैं एग्जांपल देता हूं। एक तूड़ी की बग्गी लगा लो जिसमें ऊंट रेडी होती है। ऊंट रेडी में तूड़ी भर के जा रही है और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है लगभग 150 किलोमीटर दूर। तो आपको पता ही है वो तो बड़ी धीरे धीरे चलती है और एक दिन में तो कवर भी नहीं करती, शायद उसे 2 से 3 दिन लग जाए कवर करने में। तो वो क्या करते हैं, चलते रहते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं। अब ये बताइए जितनी तूड़ी उसने एक जगह से भरी थी, क्या 150 किलोमीटर दूर उतनी ही तूड़ी पहुंच जाएगी? मतलब ही नहीं होता, क्योंकि कहीं पे हवा भी आएगी, आंधी भी आएगी, उड़ेगी भी, और फिर जब उतारोगे तो वो भी तो खुले मैदान में उतारोगे तो कुछ तो उसी में उड़ जाएगी। तो बेटा इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। अब चले एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस वो है कि जो ऊंट रेडी रात को रुका करती थी, तो कुछ बंजारे लोग जो इधर उधर रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी में, उनके जानवर, पालतू जानवरों के लिए उन्होंने क्या किया, रात को थोड़ा सा बोरी काटी उसकी, ऊंट रेडी की जो भी तूड़ी की थी, और उसमें से कुछ निकाल के ले गए। इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको रोका जा सकता था, अगर सावधानी रखते तो रोक सकते थे। ऐसी जगह रखते, गाड़ी ऐसी जगह रखते जहां पर इस तरह का कोई जंगल का एरिया ना हो, कोई शहरी एरिया हो, लाइटें हो, प्रबंध हो, तो है ना, इसको तो रोक सकते थे। तो इसको कहते हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, जिसको रोका जा सकता था। तो बेटे एबनॉर्मल लॉस ऐसी असामान्य हानि जो को संबंधित वर्ष में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई? मान लीजिए कि हमारी हर साल इनकम 10-10 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख होती थी, पर इस साल जैसे अभी लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से हमारी इनकम 2 लाख रुपए कम हो गई। होगी किसी किसी की 2 लाख रुपए कम। तो बात यह है कि उससे पूछा गया इस साल तेरी इनकम कम क्यों? कहता है इस साल ना लॉकडाउन हो गया था। आपको क्या लगता है अगले साल फिर लॉकडाउन होगा? भगवान ना करे ऐसा हो, और ऐसा पहले भी नहीं हुआ है, इतनी बड़ी बात तो कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब हुआ ये एबनॉर्मल लॉस है, ये भविष्य में लॉस नहीं होगा, आगे तो ठीक चलता रहेगा। इसलिए इस लॉस को भी प्रॉफिट में जोड़ दो, पर केवल गुडविल निकालने के लिए। अगर इस साल आपका प्रॉफिट 6 लाख है, 7 लाख है, तो प्रॉफिट तो 7 था, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो 2 लाख रुपए कम था उसे ऐड कर दिया जाएगा। और तीसरी बात है विनियोग से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, को संबंधित वर्ष की आय में से घटा दिया जाता है, क्योंकि यह सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से आय नहीं मानी जाती। ये क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या थी? जो हमारे पास पैसा फालतू बचा हुआ था वो हमने किसी दूसरी कंपनी में लगा दिया कि वहां से भी इनकम होती रहेगी, अपनी दुकान पर भी काम चलता रहेगा और दूसरी जगह से भी इनकम आती रहेगी। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नॉर्मल इनकम है ये। लेकिन जो हमारी व्यवसायिक गतिविधि है, जिस चीज का आप व्यवसाय करते हो, उस व्यवसायिक क्रिया, सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से आय नहीं है। अरे एक बात बताइए, 5 लाख रुपए का आप व्यापार करो बच्चे, 5 लाख का मैं करूं, और 5 लाख का एक छोटे से बच्चे से व्यापार करवा जाए। पहले ऐसा करते, इस व्यापार की बजाय ये समझते हैं कि 5-5 लाख रुपए मेरे नाम से, आपके नाम से, और एक छोटा सा 1 साल का जो बच्चा है उसके पिता ने उस बच्चे के नाम से एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में। बताइए किसको फालतू फायदा होगा? किसी को भी नहीं, बराबर। अगर उस कंपनी में 10% प्रॉफिट मिलेगा तो तीनों को मिलेगा, अगर 10% लॉस होगा तो तीनों को होगा। आपका, मेरा और उस बच्चे का, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमत्ता है, उसका कोई ज्यादा प्रयोग नहीं है। बस एक इन्वेस्ट करते समय भला ही है, उसके बाद में। अब चलिए 5 लाख की इंडस्ट्री मैं चलाऊं, 5 की आप चलाओ और 5 की वो बच्चा चलाए।
क्या तीनों का प्रॉफिट समान आएगा? उसका तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आपका और मेरा तो, या तो आप ज्यादा कमा सकते हैं या मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, दोनों में से कोई तो कम ज्यादा कमाएगा ही। तो क्या मतलब निकला इस बात का कि जो हम व्यवसाय करते हैं उससे फर्क पड़ता है ना। तो यही है सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से आय। तो ये इन्वेस्टमेंट सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से आय नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब क्लियर हो गया इस बात को। तो मैं अब इस टॉपिक को यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। अब अगले लेक्चर में चलेंगे। ओके, ठीक है।